एपिसोड 2 की शुरुआत होती है वेंडरबिल्ट एंड जेडी की बिजनेस मीटिंग से। वेंडरबिल्ट पूछता है, क्या तुम ताश खेलते हो? जेडी मना करता है। वेंडरबिल्ट कहता है, शर्म की बात है, इस गेम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद जेडी जो जवाब देता है, भाई साहब ये याद रखने वाली लाइन है। जेडी कहता है, आई नो ऑल आई नीड टू नो, कि मुझे पता है कि मुझे क्या पता होना चाहिए। ज़्यादा ज्ञान मत पेल और धंधे की बात कर। फिर दोनों के बीच नेगोशिएशन होता है और 60 बैरल्स पर डे की क्वांटिटी से डील डन होती है। फॉर योर सरप्राइज, जेडी की प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ 30 बैरल्स पर डे की थी, जो ऑब्वियस था कि उसने ओवर प्रॉमिस्ड कर दिया था। आखिर क्यों ना करता? उसने रिचर्ड ब्रांसन की ये फॉर्मूला जो अप्लाई की थी कि पहले अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लो फिर रास्ता निकालो। लेकिन ये बाजी बहुत जल्द पलटने वाली थी। यहाँ से कहानी जाती है 15 साल पहले, जब जेडी बहुत ही गरीब परिवार से था। वो बचपन में ही एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट के साथ कैंडी बेचकर अपने फैमिली को सपोर्ट करता था। और बचपन में उसके फादर ने उसे छोड़ते हुए कहा कि बेटा किसी पे भरोसा मत करना, मुझ पर भी नहीं। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसे स्कूल से ड्रॉप आउट करना पड़ा और जॉब करने लगा। लेकिन बहुत जल्द उसका वर्क एथिक एंड इंट्यूशन उसे औरों से अलग करने वाला था। सो द लेसन इज डोंट लेट स्कूलिंग इंटरफियर विथ योर एजुकेशन। और एक बार किस्मत उसके दरवाजे पे दस्तक देती है। उसे पेट्रोलियम में अपना फ्यूचर नजर आता है और बहुत जल्द पेट्रोलियम में से केरोसिन निकालने का प्रोसेस ढूंढ निकालता है। सिर्फ 24 साल की उम्र में $4,000 के साथ अपना सब कुछ दांव पे लगाकर अपनी पहली रिफाइनरी इंडस्ट्री डाल देता है। लेकिन शुरुआती दिनों में उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन उसे बहुत जल्द दूसरी अपॉर्चुनिटी वेंडरबिल्ट से मिलती है और कहानी आती है प्रेजेंट में। उधर वेंडरबिल्ट को ओवर प्रॉमिस करने के बाद केरोसिन की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जेडी इन्वेस्टर्स तलाश करता है कि तभी एक और प्रॉब्लम सामने आती है, केरोसिन से घरों में आग लगने की। ये न्यूज़ देखकर कुछ हद तक इन्वेस्टर्स के भी पैर लड़खड़ाने लगते हैं। लेकिन लोग जब केरोसिन को एज अ प्रॉब्लम देख रहे थे, तभी जेडी उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है कुछ नया करने की। वो समझ जाता है कि लोगों के डर को दूर करने के लिए उन्हें स्टैंडर्ड एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट देना होगा, और तभी बॉर्न होता है स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी का। वो इन्वेस्टर को एक अच्छे सेल्समैन की तरह कन्विंस करने में सक्सीड हो जाता है कि वो यूनिफॉर्म क्वालिटी का स्टैंडर्ड केरोसिन मार्केट में बेचेगा। उसकी क्वालिटी कंपनी के नाम में ही झलकती है। जेडी की स्टैंडर्ड ऑयल इंडस्ट्री अमेरिका की सबसे बड़ी केरोसिन प्रोडक्शन इंडस्ट्री थी, जो वेंडरबिल्ट की पार्टनरशिप के साथ पूरे मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों में केरोसिन को बेचती थी। एक वक्त ऐसा आता है जब स्टैंडर्ड ऑयल इंडस्ट्री इतना केरोसिन प्रोड्यूस करती है कि वेंडरबिल्ट की ट्रेन्स भी कम पड़ने लगती है। और ये बात वेंडरबिल्ट का सबसे बड़ा कंपेटिटर थॉमस ए स्कॉट, जो यूएसए की लार्जेस्ट रेलवे लाइन का प्रेसिडेंट था, वो समझ जाता है कि जेडी ही है जो उसे हेल्प कर सकता है वेंडरबिल्ट की पोजीशन लेने में एंड टू बिकम द किंग ऑफ रेल रोड। स्कॉट के साथ एंट्री होती है हमारी कहानी के तीसरे सुपर हीरो एंड्रयू कार्नेगी, जो उसका सबसे ट्रस्टेड पार्टनर था। जेडी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने के लिए स्कॉट कार्नेगी को लेकर जाता है और उसे नेगोशिएट करने के लिए बोलता है। कार्नेगी वेंडरबिल्ट से भी अच्छी डील ऑफर करता है और जेडी डील एक्सेप्ट कर लेता है, वो भी जुबानी। क्या बात है! इस डील के साथ वेंडरबिल्ट अपनी कॉम्पिटिटिव एज घुमा देता है और इसका सीधा फायदा होता है जेडी को। और जेडी रेल रोड को अपनी जेब में रखकर स्टैंडर्ड ऑयल केरोसिन को पूरे अमेरिका के घरों में पहुंचाने लगता है। जेडी ना सिर्फ इंडस्ट्री को एक्सपांड कर रहा था, बल्कि वो प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए वो भी तलाश कर रहा था। जेडी 33 साल की एज में यूएसए का पावरफुल इंसान बन चुका था। उधर वेंडरबिल्ट एंड स्कॉट से जेडी की तरक्की देखी नहीं जाती। एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों ने ही जेडी को इतना पावरफुल बना दिया था। दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि भाई जेडी को सबक सिखाना पड़ेगा। दोनों एक साथ मिलकर अपने बैरल्स की अनफेयर प्राइजेस इंक्रीज करने का लेटर भेजते हैं। जेडी दोनों से ही की हुई सारी एक्सक्लूसिव डील्स को कैंसिल कर देता है और जेडी उन्हें बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया कह देता है। लेकिन जेडी को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। जेडी समझ जाता है कि दोनों बुढ़े अगर जंग चाहते हैं सो आई विल फाइट। वो जानता था कि अगर उसने रेलवे के अलावा केरोसिन को ट्रांसफर करने का रास्ता नहीं निकाला तो वो वेंडरबिल्ट एंड स्कॉट के सामने हार जाएगा। लेकिन उसे वो आइडिया बहुत जल्द मिलने वाला था। वीडियो पॉज कर सोचे कि अगर आप जेडी की जगह होते तो क्या करते। वेल, एक दिन जेडी अपनी रिफाइनरी में घूम रहा था
तभी वहाँ की पाइप्स को देखकर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना पाइप्स के जरिए केरोसिन को सभी स्टेट में भेजा जाए। लेकिन इस काम में बहुत ही रिस्क एंड मनी इन्वेस्ट होने वाला था। लेकिन जेडी जानता था कि अगर वो सक्सीड हो गया तो उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता, तो वो इस काम को करने के लिए जुड़ जाता है और थोड़े ही वक्त में पाइपलाइन के जरिए क्लीवलैंड की रिफाइनरी से सराउंडिंग स्टेट्स को डायरेक्ट सप्लाई करने लगा। ये रिवोल्यूशनरी आइडिया आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह रेल रोड्स को उसने ऑयल बिजनेस से ही हटा दिया। जेडी ने तो अपना रास्ता निकाल लिया था और ये भी जान गया था कि उसके ऑयल के बिना रेल रोड्स का दिवालिया निकल जाएगा, और ऐसा ही होता है क्योंकि 40% ट्रेन्स को प्रॉफिट ऑयल बिजनेस से ही होता है। सभी रेल रोड्स कंपनी के शेयर्स गिरने लगते हैं और नियरली 360 रेल रोड्स कंपनीज का दिवालिया निकल जाता है। लेकिन समहाउ स्कॉट की कंपनी सरवाइव कर जाती है और मार्केट पे इसकी इफेक्ट ऐसी होती है कि पूरे 10 दिन तक स्टॉक एक्सचेंज बंद रहता है और उस वक्त कई लोग अपनी जॉब्स खो देते हैं एंड अमेरिकन वर्कर्स डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। और जैसे कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक उसी तरह बाकी बची स्ट्रगलिंग ऑयल कंपनीज को जेडी खरीद लेता है एंड डिप्रेशन के दौरान वो यूएसए में सबसे बड़ा कॉरपोरेशन बना लेता है, जिसे आज हम कहते हैं मोनोपोली। रेल इंडस्ट्री के स्ट्रगलिंग पीरियड के दौरान एट द एज ऑफ 82 वेंडरबिल्ट की डेथ हो जाती है और अपने बेटे विलियम के लिए अपना पूरा एम्पायर छोड़कर जाता है। जेडी को विलियम से कोई खतरा नहीं था और उधर स्कॉट की ट्रेन्स उस जगह स्टैंडर्ड ऑयल पहुंचाती है जहां जेडी की पाइपलाइंस पहुंच नहीं पाती। अब तक तो सब ठीक चल रहा था। उधर स्कॉट एंड कार्नेगी सरवाइव करने के लिए डायरेक्ट जेडी से, जो समंदर की सबसे बड़ी मछली बन चुकी थी, उससे पंगा लेने की शुरुआत करते हैं बाय बिल्डिंग देयर ओन पाइपलाइंस। भाई इससे तो जेडी का ईगो हर्ट हो जाता है। जेडी एक चीज से बहुत ही नफरत करता था और वो था कंपटीशन। जेडी जंग से पहले स्कॉट एंड कार्नेगी से मीटिंग करके उन्हें समझाता है कि देख भाई, मैं तेरे को बिजनेस देता हूं और तू मेरे भट्टे में ही टांग अड़ा रहा है, नतीजा अच्छा नहीं होगा। इस पे स्कॉट ओवर कॉन्फिडेंट होकर कहता है, हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल। जेडी मन ही मन सोचता है, ठीक है, मैं तेरे को जंग में ही मिलता हूँ। उसने स्कॉट को सबक सिखाने के लिए स्कॉट को सप्लाई कर दी ऑयल रिफाइनरी को ही शट डाउन कर दिया। बदले में उसे काफी नुकसान होने वाला था, लेकिन जेडी के लिए नुकसान से ज्यादा अपने कंपेटिटर को धूल चटाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आखिर स्कॉट ने जेडी का ईगो जो हर्ट कर दिया था। जेडी के ऑयल के बिना स्कॉट ने तकरीबन अपने आधे बिजनेसेस को घुमा दिया और वर्कर्स को कम पगार देने की वजह से उसके बदले में वर्कर्स ने उसी की ट्रेन यार्ड्स में आग लगा दी और 1200 जितनी ट्रेन्स को धुएं में उड़ा दी। स्कॉट की रेल कंपनी का दिवालिया निकल जाता है। उस वक्त जेडी नॉर्थ अमेरिका की 90% ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करता था और उसकी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी अमेरिका की पहली मोनोपोली बन जाती है। वेंडरबिल्ट के मरने के बाद जेडी यूएसए का सबसे रिचेस्ट इंसान बन जाता है, जिसकी नेटवर्थ थी $150 मिलियन, विच इज इक्विवेलेंट टू $225 बिलियन टुडे। और यहाँ एपिसोड 2 का दी एंड होता है। एपिसोड 3 में कार्नेगी की इंस्पायरिंग स्टोरी को जानेंगे, बट टिल देन जेडी की तरह डोंट गिव अप एंड मुश्किलों के वक्त में भी सॉल्यूशंस तलाश करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग।